नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नज़र और हफ्ते की शुरुआत आज से हो रही है। आज देखेंगे कि बाज़ारों की शुरुआत किस तरह से हुई है और आज का हमारा फोकस रहेगा देश का हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि कल था वर्ल्ड हेल्थ डे और उसी पर स्पेशल प्रोग्राम लेकर के हम आए हैं। लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। राज्यों के द्वारा मुफ्त बिजली पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके लिए भुगतान कीजिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान। कर्ज में फंसे राज्य लोक लुभावने वायदे के जाल में न फंसे, इसकी सलाह दी है ऊर्जा मंत्री। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अगले 5 सालों में कच्छ, गुजरात में अपने खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइट पर 30 गीगावाट की क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण करना है। मुश्किल वक्त में विप्रो के नए सीईओ श्रीनिवास पैलिया से निवेशकों को बड़ी उम्मीदें। अजीम प्रेमजी की कंपनी विप्रो में बीते हफ्ते समय से पहले सीईओ थियोरी डेलापोर्टे को हटाकर श्रीनिवास को दी गई कमान। 30 साल से विप्रो के साथ जुड़े हैं श्रीनिवास पैलिया। और सप्ताह के पहले कारोबारी दिन आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइन्स आपकी स्क्रीन पर, जिन पर हमारी रहेगी विशेष नज़र। साथ ही साथ आज के फोकस पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन बाजार और कारोबार जगत की दूसरी बड़ी खबरों को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। डिजिटाइजेशन को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश को तुलनात्मक लाभ मिला और इसके सबक को वैश्विक समुदाय के साथ साझा किया जा सकता है। इससे वित्तीय समावेशन और गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि जब मैं भारत गया तो मैंने डिजिटलाइजेशन का जो काम है उसको देख करके बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अतुल्य भारत याद आता है। जब मैं वहाँ था तो मैंने इसे देखा। उन्होंने कहा कि डिजिटलाइजेशन महत्वपूर्ण है। ये लागत को कम करता है, अर्थव्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाता है, चीज़ों को सस्ता करता है। डेनिस फ्रांसिस ने कहा कि ये सब भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर रहा है। फ्रांसिस साल 24 से 26 जनवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जयपुर और मुंबई की यात्रा भी की थी। यात्रा के दौरान उन्होंने सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसमें तकनीक और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दा केंद्र में रहा। इसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष भारत के डिजिटाइजेशन मॉडल के मुरीद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2024 में एक सर्वे कराया गया, जिसके मुताबिक ऊंचे स्तर पर रहने की वजह से आने वाले वर्ष में उपभोक्ताओं के विश्वास में सुधार हुआ। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स 2 अंक से ज्यादा 125 पर पहुंचा, जो कि 2019 मध्य के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। सर्वे के मुताबिक आम आर्थिक स्थिति और रोजगार के हिसाब से मौजूदा साल और आने वाले सालों में परिवारों की धारणा में सुधार हुआ है, जिसके चलते खर्च भी बढ़ा है। आरबीआई के सर्वे में शामिल लोगों का कहना था कि 1 साल पहले की तुलना में उनकी आमदनी सुधरी है और आने वाले साल में इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के साथ अपने द्विमासिक उपभोक्ता विश्वास सर्वे के मार्च 2024 के परिणाम भी जारी किए। आरबीआई का कहना है कि सर्वे में मौजूदा साल के बारे में धारणा के साथ अगले साल की उम्मीदों पर जानकारी मांगी गई थी। इसमें सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, कुल मिलाकर के कीमत की स्थिति, आमदनी और खर्च की स्थिति शामिल है। ये सर्वे 19 प्रमुख शहरों में कराया गया था। और भारत की युवा पीढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के काफी सजग है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में घरेलू उत्पादों के महत्व को समझती है। एक हालिया अध्ययन में बात सामने आई है कि देश में लोग घरेलू उत्पाद खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। अध्ययन में कई घरेलू ब्रांड्स के सीईओ ने कहा कि युवा उपभोक्ता स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं। पिछले 3-4 साल के आंकड़े देखें तो घरेलू उत्पादों की खरीद में युवा वर्ग के खरीदारों की संख्या में उछाल आया। मार्केट रिसर्चर निल्सन आईक्यू के अध्ययन की माने तो भारत में करीब 100 मिलियन युवा उपभोक्ता पारंपरिक धारणाओं से परे जाकर के देशभक्ति का एक नया ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं। वहीं काउंटर पॉइंट रिसर्च के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 2023 में ट्रू वायरलेस स्पीकर की कुल बिक्री में स्थानीय ब्रांड्स का योगदान 78% तक बढ़ गया, जो 2020 में 48% था। स्मार्ट वॉच की कुल बिक्री में एप्पल, सैमसंग, वीवो और शाओमी जैसे वैश्विक दिग्गजों को पछाड़ते हुए स्थानीय ब्रांड्स का योगदान 2020 में 38% से बढ़कर 23 में
95% हो गया। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में आईटीसी और एचयूएल जैसी कंपनियां अब युवाओं को आकर्षित कर रही हैं। भारतीय ब्रांड वैश्विक ब्रांड्स की तुलना में कम कीमतों पर अच्छी सेवाएं, व्यापक और रेंज पेश करते हैं। इसी वजह से ये युवाओं की पहली पसंद बन रहे हैं। और अब बाजारों की बात, देखते हैं किस तरह से गिफ्ट निफ्टी की आज के कारोबार में शुरुआत हुई। संकेत नेगेटिव, 22,658 का स्तर दिखा, 16 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी का। आपसे थोड़ी देर पहले कैसे सेंसेक्स खुला उस पर हम आपको लिए चलते हैं। 307 अंकों की बढ़त, 74,555 का स्तर दिखाई दिया सेंसेक्स आज के शुरुआती कारोबार में। निफ्टी की बात करें तो 65 अंकों की बढ़त के साथ 22,580 का स्तर आज निफ्टी 50 में कारोबार के दौरान नजर आया। जहां पर मुनाफा हो रहा है उस वक्त उसमें टाटा स्टील 1.9% ऊपर, पीपीसीएल 1.59% ऊपर, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील और एक्सिस बैंक शामिल है। करीब करीब 1% की बढ़त इन स्टॉक्स में दिखाई दे रही है शुरुआती कारोबार में। जहां पर निवेशकों को फिलहाल नुकसान दिख रहा है उसमें अपोलो हॉस्पिटल 1.14% नीचे, डिवाइस लैब भी 0.25% नीचे, अदानी पोर्ट्स आधा फीसदी, भारतीय एयरटेल आधे फीसदी, विप्रो में भी आधे फीसदी की गिरावट नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट अपडेट्स की तरफ आपको लिए चलते हैं और बताते हैं कि किस तरह का अमेरिका के फ्यूचर बाजार काम कर रहे हैं। बढ़त दिखाई दे रही है डाउ जोन्स फ्यूचर्स में, S&P 500 और नैस्डैक में भी बढ़त का सिलसिला लगातार दिख रहा है आज के वायदा कारोबार में। लंदन, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों ही यूरोपीय स्टॉक्स की ये लास्ट क्लोजिंग है जिसमें नेगेटिव बायस के साथ कारोबार हुआ। एशियाई बाजारों में किस तरह का रुख आज दिखाई दिया आपको बताते हैं। जापान में 525 अंकों की बढ़त, हैंगशैंग में भी 119 अंकों की बढ़त, कॉस्पी फ्लैट कारोबार कर रहा है 2722 के स्तर पर, लेकिन एशियाई बाजारों में पॉजिटिव माहौल दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव $90 के नीचे बना हुआ है, $1.46 प्रति बैरल की गिरावट आज देखी गई। और अब बात करते हैं आज के फोकस की। कल था वर्ल्ड हेल्थ डे और इसलिए आज हेल्थ सेक्टर पर हम फोकस करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर का जो फोकस है सरकार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पाएं और गरीबों की पहुंच में स्वास्थ्य सेवाएं हों, उसके लिए सरकार ने कई योजनाओं के जरिए पूरे हेल्थ केयर सेक्टर के कायाकल्प की शुरुआत की है। और आपको कुछ बड़े पॉइंट्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अंतरिम बजट में हेल्थ सेक्टर में करीब 13% ज़्यादा बजट आवंटित किया गया। ये दिखाता है कि सरकार का कितना बड़ा फोकस है। 90,000 करोड़ रुपए के ज़्यादा के खर्च के साथ अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे पे फोकस दिख रहा है। दरअसल साल 2016 के बाद से लगातार हेल्थ केयर सेक्टर में औसतन 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में अस्पतालों की आमदनी देखें तो 2023 में $99 अरब रही, जो 2024 से 32 तक 8% की दर से विकास कर सकता है, स्टडीज बताती हैं। एक और बाजार बढ़ रहा है लगातार, वो है टेलीमेडिसिन का। फ़ोन के जरिए या फिर इंटरनेट के जरिए टेलीमेडिसिन मार्केट में लगातार सालाना 31% की बढ़त दर्ज हो रही है। 2025 तक ये $5.4 अरब के स्तर पर जा सकता है। और सबसे अच्छी बात कि रोजगार में 15 से 20% की इजाफा देखने को मिल सकता है। आयुष्मान भारत की बात करें, 26,000 अस्पतालों में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त सुविधाएं मिली। और गांव और दूर दराज के इलाकों में 1.6 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को समावेशी बनाया जा रहा है। और डॉक्टर NK अरोड़ा, जो कि अध्यक्ष हैं एम्स देवघर के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। और आपको भी शुभकामनाएं वर्ल्ड हेल्थ डे की। और हम देख रहे थे हेल्थ केयर सेक्टर पे किस तरह से हमारा फोकस चल रहा है, कैसे आप समेटेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में जो अभी आपको जो कदम दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये हेल्थ सेक्टर का, स्वास्थ्य सेक्टर का ये सौभाग्य है कि पिछले 8-10 साल में इसको वो प्राथमिकता दी गई है जो अभी तक पिछले 70 सालों में नहीं दी गई थी। और इसकी वजह से एक चौमुखी विकास हुआ है स्वास्थ्य सेक्टर में।
एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, और जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूवमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो है कि हमारे हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं घर के नजदीक मिले, और उसके लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जैसे ने आपने बताया लगभग 1,60,000 है। और तीसरी तरफ हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बढ़ाने के लिए, और उस के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का जो कार्यक्रम है, और आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं इस देश में। तो पूरा एक चहुमुखी विकास हुआ है। और तीसरा एक चौथा से जो डायमेंशन है स्वास्थ्य में, और जिसको हम कई बार भूल जाते हैं, कि अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य में ज्यादा निवेश किया गया है। और यही कारण है कि कोविड के दौरान हम बच सके। हमारी वैक्सीन हमारी अपनी थी, और उसमें जो निवेश किया गया, नई वैक्सीन के प्लेटफॉर्म्स बने, और इसी तरीके से दवाइयों में भारत एक फार्मेसी के तौर पे जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के जिसको कहना चाहिए 360 डिग्री एक विकास हो रहा है। अभी बहुत सारा काम करना है, लेकिन कोरोना के जो महामारी थी उसने हमारी जो कमियां भी बताई, और साथ लिटमस टेस्ट था, और जिसमें हमें यह बताया गया कि आगे के आने वाले 10 साल में क्या होना चाहिए। लेकिन अरोड़ा साहब, बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे होंगे कि भारत का जो पूरा का पूरा मेडिकल सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है, बहुत सारे लोग शायद विदेशों के हेल्थ केयर सिस्टम से आकर्षित होते हैं। हम लोग कहाँ पे अभी खड़े नज़र आते हैं अगर हम ग्लोबल स्तर पर अपने आप को कंपेयर करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ईज ऑफ गेटिंग मेडिकल अटेंशन? हम लोग कहाँ पे हैं सर? इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वेस्ट का पूरा मॉडल जो है उसको नकल करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक अपना मॉडल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, ये एक बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। तो एक तरफ प्राइमरी केयर है जिसमें भारत सरकार या पब्लिक सेक्टर प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाहे वो पीएससी है, सीएससी है या आरोग्य मंदिर है। दूसरी तरफ टर्शरी केयर जो है उसमें गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर एक मिला जुला है। बल्कि अभी तक यह है कि टर्शरी केयर में और सेकेंडरी केयर में पब्लिक सेक्टर का ज्यादा बड़ा रोल है। करीब 2/3 प्राइवेट सेक्टर है और 1/3 पब्लिक सेक्टर है। इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और खास तौर पे जो स्वास्थ्य सेवाएं उनमें गुणवत्ता की इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, जिससे कि लोगों को आकर्षण बना रहे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की तरफ, और हम प्राइवेट सेक्टर के बराबर की जो गुणवत्ता है वो दे सके पब्लिक सेक्टर में, और इसके लिए बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। और दूसरी चीज कि जो हमारा जो बिल्कुल आखिरी में दूर दराज के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, माए हैं, पुरुष है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वही रहना चाहिए जो एक दिल्ली में रहने वाला या बंबई में रहने वाला। और इसमें टेलीमेडिसिन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि हरेक जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं उनको टेलीमेडिसिन से कनेक्ट किया जा रहा है, उनको डिजिटाइजेशन करा जा रहा है। तो एक तरफ तो हर एक व्यक्ति का हिसाब किताब, उसका पूरा स्वास्थ्य का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है, और दूसरे जिस जरूरत हो जिस तरह की भी, तो सर्वश्रेष्ठ जो विशेषज्ञ ओपिनियन है वो मिल सके। और 22 जो नए एम्स बनाए गए हैं और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनका एक मुख्य उद्देश्य भी यही है कि क्षेत्रीय स्तर पे जो विशेषज्ञता है वो प्राप्त हो लोगों को। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि हम कंपेयर करें वो ठीक नहीं रहेगा। हमें खुद अपना मॉडल बनाना है, और समय के साथ, आप जैसे आपने बताया, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अब हर एक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा उपलब्ध है प्रति वर्ष ना। अब एक चीज है कि जब कोई चीज पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाती है तो हम देखते हैं कि खाली एक पार्टी नहीं, बाकी सारी पार्टीज में इस चीज में एक तरीके से प्रतिबद्धता कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मेरे को लगता है स्वास्थ्य सेवाओं के अच्छे दिन अब आए हैं, जिसमें अरोड़ा साहब इंप्रूवमेंट होने। अरोड़ा साहब, आपका एक्सपोजर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ग्लोबल स्तर पर आपने स्टडीज़ की हैं, जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम है। आपने दिल्ली में भी बहुत करीब से दिल्ली के एम्स के सिस्टम को देखा है। बहुत
सबसे ज़्यादा भरोसा शायद देश के लोग एम्स के दिल्ली पे करते हैं। अब आप देवघर में हैं, आपने बताया कि 22 एम्स देश में खोले गए हैं, सरकार ने बहुत फोकस दिखाया है। तो क्या अब जो क्षेत्रीय स्तर पर जो एम्स खोले जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता भी दिल्ली एम्स जैसी, उनकी विश्वसनीयता भी उसी तरह हम लोग प्रयास करेंगे? कितने सालों में होगा कि हम दिल्ली के एम्स के स्तर पर जितने भी एम्स हैं उनको पहुंचा पाएंगे सर? तो मैं दो बात कहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एम्स न्यू दिल्ली का विद्यार्थी भी हूं और यहाँ पर मैंने सेवा भी करी है। और अब जो देवघर है एक दूर दराज का एरिया है, तो वहां पर जब मैं अपने फैकल्टी मेंबर और अपने स्टूडेंट से बात करता हूं तो मैंने कहा कि हमारा ध्येय और उद्देश्य और लक्ष्य एम्स न्यू दिल्ली नहीं है, हमें दुनिया के सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा देने लायक होना चाहिए। एम्स न्यू दिल्ली को एम्स न्यू दिल्ली बनने में लगभग 30 साल लगे थे। सन 56 में बना था और ये जाकर के 80 के अंत में जाकर के इसमें जो आज चमकीलापन है वो 25 से 30 साल लगते हैं। लेकिन कोशिश की जा रही है कि नए एम्स में 10 से 15 साल में हम उस स्तर को प्राप्त कर सकें जिसमें हम सब लोगों को अच्छा लगे कि अब हम विश्व स्तरीय सेवाएं अपने उन लोगों को जो दूर दराज हैं, जिनको बाकी चीजें की एक्सेसिबिलिटी की बात करी वो आसानी से उपलब्ध है। एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिख रहा है सर हेल्थ टूरिज्म का। बहुत सारे जो एशियाई देशों के जो लोग हैं वो भारत आते हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, एम्स में, बड़े संस्थानों में अपने इलाज भी कराते हैं। इस तरह का क्या हम एक मॉडल पूरी दुनिया को एक हम ज़्यादा अट्रैक्टिव हब दे सकते हैं क्या? और आपने कहा कि फार्मेसी में हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो कौन कौन से सेक्टर में अभी हम एक वर्ल्ड क्लास हब बनने की क्षमता रखते हैं सर? तो इनफैक्ट भारत सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है कि हेल्थ इन इंडिया एंड हेल्थ बाय इंडिया करके। तो इस कार्यक्रम में जो है कि जो मेडिकल टूरिज्म है इसमें एक बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इसकी संभावनाओं के कई खाली पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता है कि जैसे वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू हुआ और उससे जो लाभ हुआ एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और उसमें, इसी तरीके से जो हेल्थ सेक्टर है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा परचम बन सकता है। दूसरी चीज आपने जो कहा, तो एक तरफ तो इकोनॉमिक डायमेंशन तो है, लेकिन ये दूसरा डायमेंशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज आपने बताया कि एज ए फार्मेसी, और यहां मैं बताऊंगा कि पिछले 4 साल में वैक्सीन बनाने में जो इन्वेस्टमेंट किया गया और विशेष तौर पे उसको कोशिश करी, आज हमारे पास 6 से 7 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। यानी R&D के लेवल पर हम दुनिया की कटिंग एज पे पहुंच गए हैं। और इसका मतलब यह है कि कल अगर कोई दोबारा महामारी सर उठाती है या कुछ है, तो 100 और 200 दिन के बीच में हम अपनी नई वैक्सीन बना सकते हैं। और खाली अपने लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए भी हम एक उदाहरण भी बन सकते हैं और उनको हम उनकी सहायता कर सकते हैं, खासतौर पे विकासशील देशों के लिए। तो एक ये नया इकोसिस्टम बन रहा है स्वास्थ्य का, जिसमें भारत एक, हम उस चमक दमक के लिए नहीं, हम सचमुच की गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और जिससे कि, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी गई है, हेल्थ एंड वेलनेस, कि स्वास्थ्य खाली बीमारी के बारे में नहीं कहा जाए, स्वस्थता और अच्छा जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक सोच है जो हमने अपने कार्यक्रमों में लेके आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एन के अरोड़ा साहब, वक्त निकालने के लिए इकॉनमी टुडे में अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर बात करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो स्पष्ट तौर पर हेल्थ एंड वेलनेस पे फोकस है और मिशन लाइफ जिस पोलैंड, जर्मनी और भारत को हुआ। भारत ने सेमीकंडक्टर, रक्षा, स्पेस और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में FDI को आकर्षित करने के लिए नीतिगत बदलाव किए हैं। खबर यह भी है कि टेस्ला भारत में अपने प्लांट को लगाने के लिए अगले महीने दौरा भी कर सकती है। भारत को विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों का भी फायदा देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग का पुश तभी अच्छा मिलेगा जब आप एक्सपोर्ट कर पाओ, विथ ट्रेड अग्रीमेंट्स कमिंग इन प्लेस एंड दैट टू विद द डेवलपिंग कंट्रीज। आप पैसा भी उन्हीं से उठा रहे हो, आप उन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो, एंड यू आर गिविंग द बेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लाइक PLIs। हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स अपने कम कर दिए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। साल 2014 से 2023 के बीच में भारत में करीब $600 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो इससे पहले के 10 सालों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है।
भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद के मद्देनजर FDI निवेश औसतन $100 अरब रहने की उम्मीद है, जो फिलहाल $70 अरब के स्तर पर है। कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया कि अपनी ज़रूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर रहना उनके अपने विकास के हित में नहीं है, और इसीलिए China+1 पॉलिसी का असर अब ज़मीन पर दिखना शुरू हो गया है। भारत को भी इसका फ़ायदा मिलना शुरू हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में औसतन FDI $100 अरब को छू सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ है DD न्यूज़, गुरुग्राम। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री RK सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले पंजाब जैसे राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई राज्य किसी भी श्रेणी के लोगों को मुफ्त बिजली देना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें उसके लिए भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया तो बिजली उत्पादन ही नहीं होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी NTPC ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी निजी खदानों से 4 करोड़ टन कोयला उत्पादन का ऐलान किया है। NTPC का कहना है कि उसके इस लक्ष्य से निजी कोयला खदानों से उत्पादन में सालाना आधार पर 17% की बढ़ोतरी हासिल करने में मदद मिलेगी। NTPC ने अपने बयान में कहा कि 4 करोड़ टन कोयले के उत्पादन से वित्त वर्ष 2024-25 में निजी खदानों के माध्यम से कोयले की करीब 15% जरूरत पूरी होगी, जिससे बिजली कंपनी के लिए ईंधन सुरक्षा मजबूत होगी। बीमा नियामक IRDA ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की समाधान योजना पर कुछ आपत्तियां जताई हैं। IRDA ने रिलायंस कैपिटल के प्रशासक नागेश्वर राव वाई को हाल में लिखे एक पत्र में कहा कि IIHL की समाधान योजना बीमा नियमों के अनुरूप नहीं है। नियामक ने उस इक्विटी पूंजी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जिसे IIHL निवेश करने के लिए तैयार है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी FMCG सेक्टर को उम्मीद है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी 24-25 में उसकी बिक्री में उछाल दिख सकता है। दरअसल इस बार अच्छे मॉनसून के साथ रबी की फसल भी बेहतर होने का अनुमान है। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा रकम आ सकती है और वे FMCG उत्पादों पर खर्च बढ़ा सकते हैं। पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के दौरान FMCG सेक्टर में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली थी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने 2075 करोड़ रुपए जुटाने के प्लान को मंजूरी दे दी है। वोडाफोन आइडिया ये फंड कंपनी के प्रोमोटर आदित्य बिरला ग्रुप से जुटाएगी। वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा कि उसके बोर्ड ने कंपनी के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मौजूदा 75,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दे दी है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने साल 2024 में जनवरी से मार्च के दौरान घरेलू बाजार में इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रबंधन कर रिकॉर्ड 1000 करोड़ रुपए की कमाई की है। LSEG डेटा एंड एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक निवेश बैंकर्स ने पिछले साल जनवरी से मार्च की तुलना में करीब 2.3 गुना अधिक शुल्क वसूला और 2000 के बाद किसी भी कैलेंडर वर्ष की पहली तिमाही में अभी तक का ये सबसे ज्यादा शुल्क है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू शेयर बाजार में कैलेंडर साल 2024 की पहली तिमाही की शानदार शुरुआत हुई है और 14.6 अरब की पूंजी जुटाई गई, जो एक साल पहले की तुलना में 2.7 गुना ज्यादा है और किसी भी मार्च तिमाही में सबसे ज्यादा। विमानन कंपनी विस्तारा का कहना है कि वो अप्रैल में 10% रोजाना उड़ानें रद्द करेगी ताकि पायलट्स की कमी के कारण परेशानी न हो। कंपनी मोटे तौर पर रोजाना करीब 350 उड़ानों का परिचालन करती है। 1 अप्रैल से विस्तारा को 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द करने को बाध्य होना पड़ा, जो कथित तौर पर पायलट्स के एक समूह की तरफ से मार्च में आखिर में बीमारी की छुट्टी ले जाने की वजह से हुई। इनविट और REIT के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। 2023-24 में इसमें निवेश सालाना आधार पर 14 गुना बढ़कर के 17,116 करोड़ रुपए तक पहुंचा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भी बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के बेहतर वित्त पोषण हासिल होने का अनुमान है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अगले 5 सालों में कच्छ, गुजरात में अपने खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट साइट पर 30 गीगावाट की क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनीत जैन ने जानकारी दी। गौतम अदानी का लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट का निर्माण करना है, जो खावड़ा में 538 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में फैली हुई है। ये थी कारोबार जगत की कुछ बड़ी सुर्खियां जो हम आपके लिए लेकर के आए। फिलहाल आज के इकोनॉमी टुडे के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। সব লোকে কয় লালন কি